नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में और साहित्य के बारे में। मतलब अगर आपको साहित्य को जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि साहित्य है क्या, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाङ्मय किसे कहते हैं, है ना। वाङ्मय, तो वाङ्मय जो है वाक और मय इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, भाषा। ठीक है। तो भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, भाषा के माध्यम से हम जो कुछ भी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाङ्मय। तो भाषा के जो सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं अभी तक, वो कौन है, कवि बिहारी लाल। ठीक है। इन्हें भाषा का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान था। आप इनकी कविताएं जब पढ़ेंगे, इनकी दोहों को पढ़ेंगे तो आप मतलब समझ सकेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से ये अपनी बात को कहते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, तो जो इसका एग्ज़ाम्पल है वो है कि मतलब कवि कहते हैं बिहारी लाल कि कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे न भवन में करत है नैनहु सो बात। यानी कि इसमें जो प्रेमी प्रेमिका है एक जगह पर है, वो कमरे में है या भवन में है, मतलब आपस में इशारों इशारों में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कहते हैं, फिर नाराज़ हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, फिर खींच भी आ जाती है दोनों के बीच में, लेकिन फिर इन सब के चलते वो दोनों आपस में मिलते हैं और फिर मिलकर खिल जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं, है ना। तो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने इस दोहे के माध्यम से कितनी प्यारी अभिव्यक्ति की है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में, है ना। अभी तक हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, वाङ्मय को, यानी कि भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, वाङ्मय कहलाती है। अब हम जानेंगे भाषा के रूप, जो कि दो प्रकार के हैं, व्यापक और सीमित। तो व्यापक में क्या होता है कि हम किसी भी तरह की कोई भी अभिव्यक्ति इसमें हम कर सकते हैं, व्यापक में वो भाषा कहलाती है। मतलब किसी भी चीज़ के माध्यम से कोई किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है, संकेतों की भाषा आती है, पशु पक्षी की भाषा आती है, इत्यादि। और जब हम बात करते हैं सीमित भाषा की, तो इसमें जो है केवल शब्दों की भाषा ही शामिल है। ठीक है। इसमें केवल किसकी भाषा शामिल है, शब्दों की भाषा। तो इसमें केवल शब्दों की भाषा शामिल है, जो कि हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मौखिक, ठीक है, फिर लिखित और मुद्रित। ठीक है, इन 3 प्रकार से। तो भाषा के रूप 2 हैं, व्यापक और सीमित। व्यापक में क्या है कि संकेतों की भाषा आ जाती है, इसमें हम मतलब किसी भी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं भाषा की। और सीमित में क्या होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति केवल शब्दों के माध्यम से होती है, जो कि 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, मौखिक, लिखित और मुद्रित। ठीक है। तो इसका जो जुड़ाव है दोस्तों, वो सीधा किससे है, वाङ्मय से है। सीमित भाषा का जुड़ाव सीधा वाङ्मय से है। ठीक है। अब हम जानेंगे वाङ्मय के साहित्य में 3 भेद कौन से हैं। ठीक है, कि वाङ्मय के साहित्य में 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला है वार्ता, दूसरा शास्त्र और तीसरा साहित्य। तो वार्ता में क्या होता है कि अर्थ का महत्व इम्पोर्टेंट करता है, यानी कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसी भी भाषा में बोल रहे हो, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी, है ना, कैसी भी टूटी फूटी हिंदी बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो इसमें आप ये मैटर नहीं करता कि आप कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो, बस ये मैटर करता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, है ना। वार्ता में ये चीज़ आती है। और शास्त्र में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें जो है वर्ड्स यानी कि शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। इसमें मीनिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उन्हीं के ऊपर उनके अर्थ जो होते हैं वो टिके होते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, है ना, लेकिन वो शब्द गलत हो गया तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो शब्द ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर सारे अर्थ टिके होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं, है ना। कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, मान लीजिए एक ही शब्द का 2 अर्थ है ना। तो इसी चीज़ को जो है इस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा साहित्य की। ये साहित्य में क्या होता है कि यहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों इक्वली, है ना, दोनों इक्वली ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे दोनों का बराबर महत्व होता है, शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व होता है, दोनों समान रूप से यहाँ पे जो है
रहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि साहित्य क्या होता है। ठीक है, कि साहित्य के अगर ये सारे गुण, मान लीजिए अगर आप कोई भी उपन्यास, नाटक या कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, अगर उसमें आपको ये सारे गुण मिल गए ना, तो समझिए कि वो ही साहित्य है। ठीक है, तो साहित्य किसे कहते हैं? जहाँ पे शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, जहाँ पे रमणीयता, सौंदर्य, कल्पना का भाव परिलक्षित होता है। ठीक है, जहाँ पे सहित के, ये सहित यानी कि समाज के व्यापक हित की बात की जाती है। ठीक है, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है? जहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों समान रूप से बराबर होते हैं, जहाँ पे दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो साहित्य में जहाँ आपको ये दिखे कि शब्द और अर्थ दोनों के बीच में संतुलन स्थापित है, दोनों का महत्व बराबर है, तो समझिए कि वो साहित्य है। जहाँ आपको दिखे कि इसमें रमणीयता, सौंदर्यता का बोध है, कल्पना है इसमें बहुत अच्छी, है ना, तो समझिए कि वो भी साहित्य है। जैसे कि आप देख लीजिए बिहारी और अज्ञे का साहित्य। जब आप बिहारी और अज्ञे को पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे कि उनके काव्य में या उनके जो लेखन में कितनी रमणीयता, कितनी सौंदर्यता और कल्पना का बोध आपको परिलक्षित होता हुआ नज़र आएगा, है ना। फिर तीसरी बात ये आती है कि जहाँ पे समाज के हित की, समाज के व्यापक हित की बात की जा रही है ना, वो ही साहित्य है। जैसे कि आप ले सकते हैं कबीरदास और तुलसीदास को। ठीक है, कबीरदास को जब आप पढ़ेंगे तब आप कबीरदास को समझ सकेंगे, जान पाएंगे कि उनके साहित्य में कितने समाज के कल्याण की भावना की गई है, समाज के व्यापक हित की बात की गई है। सेम टू सेम तुलसीदास के काव्य में भी आप ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनके तुलसीदास के काव्य में तो आपको ये देखने को मिलेगा कि राम राज्य में कितनी कल्याणकारी बातें इन्होंने राम राज्य को लेकर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जिस किसी रचना में भी आपको ये 3 कसौटी पूरी होते हुए मिले, समझ जाइए कि वो ही साहित्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे साहित्य के प्रकार। ठीक है, साहित्य के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। तो साहित्य के यहाँ पे जो है 3 प्रकार हैं, एक तो पद्य, दूसरा गद्य और तीसरा चंपू काव्य। तो पद्य गद्य से तो आप सब परिचित होंगे ही, क्योंकि हम डेली कविताएं लिखते भी हैं। आजकल तो लिखने का ट्रेंड हो गया, हर कोई लिख रहा है ना, कविताएं भी लिखते हैं, उपन्यास वगैरह भी पढ़ते हैं। तो जो कविताएं आप पढ़ते हैं ना, वही पद्य है, और जो उपन्यास आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क्या है? हमारा गद्य है। ठीक है, तो पद्य में क्या होता है? तुक होता है, लय होता है और छंद होता है, जहाँ पे व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, वही हमारा क्या है? पद्य। ठीक है, पद्य यानी सीधा सा मतलब कविता। और गद्य क्या होता है कि जहाँ पे मतलब हर एक चीज़ बराबर इक्वली लिखी होती है, कि आज मैं वहाँ पे जा रहा था, मैंने ये किया, मुझे रास्ते में वो मिली, है ना, इस तरीके से गद्य लिखा जाता है पूरी कहानी के फॉर्म में। लेकिन पद्य इसके उल्टा होता है। पद्य में क्या होता है कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता है। जो बात हम सीधी सीधी कह सकते हैं, उसको हम सीधी ना कहकर मतलब तरह तरह से घुमा घुमा कर कहते हैं, है ना। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सीधा सा ही एग्जांपल बताऊँगी मैं आपको कि 16 अप्रैल है आज, पहली कक्षा है आज साहित्य की, पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी गंभीरता से, देख रहे हैं घड़ी बीच बीच में। देखो, अब ये वाली मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लय है ना, प्रवाह है, लेकिन व्याकरण के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि वही बात मैं सीधे सीधे एकदम लाइन से नहीं कह रही, बल्कि बीच बीच में रुक रुक के कह रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ होती है। फिर हम बात करते हैं चंपू काव्य की। चंपू काव्य क्या होता है? जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी ये गद्य और पद्य के मिश्रित रूप से मिलकर बनता है चंपू काव्य। जब आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे तो इनकी एक कृति है यशोधरा। तो यशोधरा जो है चंपू काव्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।